सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर बॉटनी एजुकेशन में सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे बॉटनी की वही क्लास, वही अपनी क्वेश्चंस क्यूज। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस क्यूज स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मैं आपको मेरा वही तरीका रहेगा जो सबसे अलग होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसका आंसर दूंगा। इसके अलावा जो 3 और ऑप्शन होंगे उनके भी मैं आंसर दूंगा। ये मेरा सबसे अलग तरीका रहा है। मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि मैंने महाराजा कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट से स्टेट रैंक दी है। इसके अलावा मैंने पीजी में एमएस से एंट्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी 83 रैंक थी, बीएचयू में मेरी 95 रैंक थी, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरी 41 रैंक थी। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है और अभी प्रेजेंट में मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन अब आपके टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए का सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए का सबसे बड़ा भाग। 4 ऑप्शन देगा आपको, सिस्ट्रोन, रिकॉन, म्यूटोन या रेप्लिकोन। तो याद रखना, डीएनए का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? सिस्ट्रोन। वेरी गुड। याद रखना, डीएनए का सबसे बड़ा भाग सिस्ट्रोन होता है। एक क्वेश्चन और आता है सिस्ट्रोन में से, किस संरचनात्मक जीन की इकाई होगी? याद रखना, संरचनात्मक जीन की इकाई सिस्ट्रोन। संरचनात्मक जीन इकाई, याद रखना, संरचनात्मक जीन की इकाई होगी। कौन होगा इसकी इकाई? तो याद रखना, संरचनात्मक जीन की इकाई किसको कहा जाता है? याद रखना, सिस्ट्रोन को संरचनात्मक जीन की इकाई बोला जाता है। दोबारा बता रहा हूं, डीएनए का सबसे बड़ा भाग, याद रखना, सिस्ट्रोन डीएनए का सबसे बड़ा भाग होगा। इसके अलावा संरचनात्मक जीन की इकाई होगी। याद रखना, सिस्ट्रोन संरचनात्मक जीन की इकाई होगा। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि डीएनए का सबसे सूक्ष्म खंड, क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए का सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा खंड कौन सा होगा? रिकॉन होगा। याद रखना, डीएनए का सबसे छोटा खंड रिकॉन होगा। रिकॉन में क्या होता है? याद रखना, रिकॉन में पुनर्योजन होगा। पुनर्योजन, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का ऐसा खंड जो सबसे छोटा होता है और उसमें पुनर्योजन होता है। याद रखना, रिकॉन एक ऐसा भाग है जो डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है और उसमें पुनर्योजन होगा। इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। म्यूटोन में से क्या क्वेश्चन आता है? डीएनए का ऐसा भाग जिसमें उत्परिवर्तन होगा। याद रखना, डीएनए का ऐसा भाग जिसमें उत्परिवर्तन होगा, म्यूटोन। उत्परिवर्तन होगा। याद रखना, डीएनए का ऐसा भाग जिसमें उत्परिवर्तन होगा, कौन सा भाग होगा? तो याद रखना, म्यूटोन होगा, उसमें उत्परिवर्तन होगा। अगला, रेप्लिकेट क्या होता है बता देता हूं इसके बारे में। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का ऐसा खंड जिसमें रेप्लिकेशन या प्रतिकृति होगी। याद रखना, रेप्लिकोन में क्या होगी? प्रतिकृति।
ठीक है, याद रखना डीएनए के रेप्लिकोन में प्रतिकृति होगी। दोबारा रिवाइज करा देता हूं, क्वेश्चन आएगा डीएनए का सबसे बड़ा भाग सिस्ट्रोन, ठीक है, संरचनात्मक जीन की इकाई सिस्ट्रोन, वेरी गुड। क्वेश्चन आएगा डीएनए का सबसे छोटा खंड रिकोन, डीएनए का ऐसा भाग जहां पुनर्योजन होगा, कौन सा होगा, रिकोन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए डीएनए का ऐसा भाग जहां पर उत्परिवर्तन होगा, म्यूटोन। क्वेश्चन पूछ ले डीएनए का ऐसा भाग जहां प्रतिकृति होगी, याद रखना रेप्लिकॉन एक ऐसा भाग होता है जहां प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 2, याद रखना यह क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बार बार में रिपीट होता है। याद रखना इन तीनों में से एक पर क्वेश्चन हर साल पर ईयर बनता है, ठीक है। बता रहा हूं, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन, अनुलेखन, अनुवादन, प्रतिकृति या सभी। क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, याद रखना अनुलेखन, ठीक है। ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। इसका काम मामला कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे अनुवादन से क्या क्वेश्चन आता है। तो अनुवादन से आता है आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। डीएनए से तो बना आरएनए, ठीक है, लिख देता हूं यहां। डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो उसको बोला जाता है अनुलेखन, अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, याद रखना आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है, अनुवादन। याद रखना आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है, ठीक है। इसका मामला समझ में आया आपको कि आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। अब बात आती है प्रतिकृति क्या होती है। याद रखना प्रतिकृति क्या होती है, अपने समान कॉपी बनना, डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए से डीएनए बनना कहने का मतलब है कि संततियां बनना या डॉटर बनना, तो याद रखना पेरेंट से उनके समान डॉटर या संततियां बनना, डीएनए के द्वारा अपने समान दूसरा डीएनए बनना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रतिकृति मुख्यतः होती है, याद रखना अर्धसंरक्षी, अर्धसंरक्षी। याद रखना प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी होती है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, प्रतिकृति होती है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में भी आया था कि प्रतिकृति होती है, याद रखना प्रतिकृति अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है और डीएनए से अपने समान डीएनए बनना प्रतिकृति कहलाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन आया अपने सेल बायोलॉजी में से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। दोबारा बता रहा हूं,
क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में टूवन या द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, याद रखना। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। लिख देता हूं यहां, याद रखना, इसको मधुमक्खी बोला जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, 8, 24, 16 या 14। याद रखना ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। याद रखना, ये क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा आपको पूछ ले, राना ट्राइगीना या मेंढक में द्विगुणितों की संख्या होगी। याद रखना, मेंढक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। याद रखना 24। मेंढक में कितनी होगी? 24। इसके अलावा आपको पूछ ले, एलियम सीफा या प्याज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। क्वेश्चन आएगा, एलियम सीफा या प्याज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी 16। दोबारा बता रहा हूं, प्याज या एलियम सीपा, एलियम सीपा, इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16। क्वेश्चन पूछ ले कि मटर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी, कितनी होगी? 14। पायसम सेटाइवम। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर या मधुमक्खी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी 8। क्वेश्चन पूछ ले, मेंढक या राना ट्राइगीना में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी 24। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि मटर या पायसम सेटाइवम में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। याद रखना 14। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपको, प्याज या एलियम सीपा में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। याद रखना द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी। एक क्वेश्चन आता है, मेंढक क्या होते हैं? याद रखना, मेंढक को अपन एम्फीबियन बोलते हैं। मेंढक को एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्याज का कुल होता है। याद रखना, प्याज का कुल होगा लिलिएसी, लिलिएसी। याद रखना, प्याज का कुल लिलिएसी होगा। याद रखना, प्याज का कुल लिलिएसी होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अपना होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वहीं से सेल बायोलॉजी से। ठीक है, मैं एक बार सेट कर लेता हूं अपने माइक को ताकि आवाज आपको स्पष्ट पहुंच सके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन कि पादप जगत में, याद रखना, पादप जगत में सबसे कम गुणसूत्र संख्या वाला पादप होगा। याद रखना, पादप जगत में सबसे कम गुणसूत्र संख्या कौन से पादप में होगी? क्वेश्चन आएगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है,
कई बार पूछा भी जा चुका है कि ऐसे पादप का नाम बताइए जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम होती है या सबसे कम होती है। याद रखना, हैप्लोपेपास ग्रेसिलस में सबसे कम द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। ये क्या होता है? एक प्रकार का फलन होता है। ठीक है, याद रखना, ये एक प्रकार का फलन होता है। ठीक है, ये बात की बात है। क्या होता है अपने को यहां स्पष्ट बता देता हूं। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम होगी। कितनी होगी? 4। ठीक है, समझ में आ गया। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होगी 4। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि चावल में कितनी होती है। याद रखना, चावल में कितने द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखना, चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 4 होगी। याद रखना, चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 24 होगी। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मान लो आपको चावल न दे के बॉटनिकल नाम दे दे तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, ओराइजा सेटाइवम, ओराइजा ओराइजा सेटाइवम। याद रखना, ओराइजा सेटाइवम चावल का बॉटनिकल नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपको गेहूं का या गेहूं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। क्वेश्चन पूछ ले गेहूं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 42। ठीक है, यदि आपको गेहूं का बॉटनिकल नाम दे दे तो याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना, गेहूं का बॉटनिकल नाम होता है ट्रिटिवम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना, गेहूं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 42 होगी। दोबारा बता रहा हूं, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में सबसे कम गुणसूत्र होंगे 4। चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? याद रखना, चावल में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 24 होगी। चावल का बॉटनिकल नाम होगा ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, गेहूं का बॉटनिकल नाम होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं में कितने द्विगुणित होंगे? याद रखना, गेहूं में 42 द्विगुणित गुणसूत्र होंगे। ठीक है, अब बात आती है मनुष्य में कितने होंगे? 46। याद रखना, मनुष्य में 23 जोड़ियां होती है और डिप्लॉइड या द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियन, होमोसेपियन। याद रखना, होमोसेपियन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होती है 4। चावल में 24 होती है। चावल का बॉटनिकल नाम ओराइजा सेटाइवम होता है। गेहूं का बॉटनिकल नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये जितनी भी संख्या है सब डिप्लॉइड है। ठीक है, गेहूं में कितनी होती है? 42। गेहूं का बॉटनिकल नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, और मनुष्य में होमोसेपियंस 46 होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से सॉल्व। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि क्षारीय प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से क्षारीय प्रोटीन होगी। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि क्षारीय प्रोटीन होगी। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन दोनों या न्यूक्लिक एसिड, इन चारों में से हिस्टोन प्रोटीन कौन सी होगी। तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों प्रोटीन में से क्षारीय प्रोटीन होगी। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी। ठीक है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, यह भी क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय होगी। ठीक है, याद रखना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय होगी और हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है न्यूक्लिक एसिड में से क्या बन रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, आरएनए व डीएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों मिलेंगे तब जाकर न्यूक्लिक एसिड बनेगा। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय होगी। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। याद रखना, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मोटिवेशनल प्लीज, तो कईयों को तो मेरे मोटिवेशनल के लिए क्लास देते हैं, तो बता देता हूँ। एक देखिए, अगर अपन कामयाब हो रहे हैं, जिस बंदे के सामने कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, मान के चलो अपन अभी भी लाइफ में पीछे है। क्योंकि यदि तकलीफ आ रही है तो भगवान को बोलो और ठप कर, जितना ज्यादा ठप उतनी बड़ी कामयाबी। ये मान के चलना, जितनी मुसीबत आ रही है, लोग मना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि आप करते हो तो यू आर ए सक्सेस मैन। याद रख लो, बधाई हो, आप सफलता की तरफ हो। क्योंकि एक छोटी सी कहावत है कि खाने में जहर है उसका इलाज है, कुत्ते ने खाने में मुंह दे दिया उसका इलाज है, लेकिन कान में किसी ने जहर भर दिया ना, उसका इस दुनिया में इलाज नहीं है। तो याद रखना, हमेशा डिमोटिवेट लोगों से दूर रहना। ये लोग आपके माइंड में क्या बवाल मचा देंगे, आप कभी लाइफ में सोच नहीं सकते। तो इस पर एक छोटी सारी दूंगा कि जो समय के हिसाब से चलेगा, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से चलेगा, वो इतिहास में समय के साथ बुला दिया जाएगा। लेकिन जो परिस्थिति के विपरीत काम करेगा, इतिहास में अमर हो जाएगा वो। परिस्थिति को हमेशा पीछे छोड़ के काम करो, परिस्थिति के सामने कभी भी मत झुकना। चाहे से दुनिया में सब चीज से समझौता कर लेना, लेकिन खराब परिस्थिति से कभी भी समझौता मत करना। यह महाबकवास है कि मेरा अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम आता नहीं है, अच्छा टाइम लाना पड़ता है, और उसके लिए जब तक जी जान नहीं लगेगी, अच्छे टाइम के सपने रह जाएंगे। अच्छा टाइम आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए बना होगा। याद रखना, डीएनए बना होगा। दो ऑप्शन है, हिस्टोन, पहला ऑप्शन याद रखना हिस्टोन, दूसरा होगा नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, और तीसरा होगा, याद रखना ये दोनों होंगे या कोई नहीं। याद रखना, दोनों या फिर कोई नहीं।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि डीएनए बना होगा स्टोन, नॉन स्टोन या दोनों ही नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक बात पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चन क्या है, एक कॉमनली क्वेश्चन होता है ये, जो बहुत बार पूछा जाता है और बेसिक भी है, याद भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है कि डीएनए बना होगा हिस्टोन, नॉन स्टोन, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखना डीएनए होता है, सॉरी गुणसूत्र, माफ करना, डीएनए नहीं है ये गुणसूत्र होगा, सॉरी सर ये डीएनए होगा, डीएनए सॉरी डीएनए ही होगा। याद रखना गुणसूत्रों का मुख्य भाग, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ये गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों में जो डीएनए और स्टोन होते हैं उनसे गुणसूत्रों का कितना % भाग बना होता है। ठीक है, याद रखना कि गुणसूत्रों में लगभग हिस्टोन व डीएनए से गुणसूत्रों का लगभग, याद रखना है मुख्य भाग, ये क्वेश्चन है, आप यहां लिख लेना इसको, गुणसूत्र मुख्य भाग, गुणसूत्रों का मुख्य भाग बना होगा। क्वेश्चन है गुणसूत्रों का मुख्य भाग बना होगा, तो याद रखना हिस्टोन व डीएनए दोनों मिलकर गुणसूत्रों का लगभग 92% भाग बनाएंगे। दोबारा बता रहा हूं, गुणसूत्रों का मुख्य भाग बना होता है। याद रखना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलेंगे तब जाकर गुणसूत्रों का 90 से 92% भाग बनेगा। एक क्वेश्चन और आता है, हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है, तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्षारीय प्रोटीन होगी। ठीक है, गुणसूत्रों का 90 से 92% भाग तो हिस्टोन और डीएनए दोनों मिलते हैं तब जाकर गुणसूत्रों का 92% भाग बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए नॉन स्टोन क्या है भैया, तो याद रखना नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए मिलेंगे तब जाकर गुणसूत्रों का लगभग 10% भाग बनाता है। याद रखना नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलेंगे तब जाकर गुणसूत्रों का 10% भाग बनेगा। ठीक है, अगर आ जाए भैया कि नॉन स्टोन प्रोटीन वास्तव में क्या होती है, याद रखना नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो वास्तव में अम्लीय होगी, तो इसका आंसर होगा दोनों। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, गुणसूत्र का मुख्य भाग हिस्टोन और डीएनए इन दोनों से गुणसूत्रों का 92% भाग बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाए स्टोन प्रोटीन क्या है, व्हाट इज स्टोन प्रोटीन इन नेचर, याद रखना क्षारीय होती है। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि गुणसूत्रों का कितना % भाग नॉन स्टोन और आरएनए के द्वारा बढ़ता है, 10% भाग नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए के द्वारा बनेगा, ये अम्लीय होगा। ठीक है, और दोनों इसका आंसर हो गए। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुणसूत्र का मुख्य भाग बना होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, अगला क्वेश्चन होगा अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले एक बार फिर बता देता हूं, देखिए अपना तरीका यही है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, जो मुख्य तो होंगे, लेकिन कई क्वेश्चन मैं ऐसे ही बताऊंगा जिनमें आपको एक ऑप्शन बता दूंगा और वही आंसर होगा, लेकिन ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आपको
बताऊंगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आएंगे अपन जितने भी गुणसूत्र है उनके आकार पे। देखिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो अपने सेल बायोलॉजी में चलता है, गुणसूत्रों के आकार। आपको एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से केवल गुणसूत्रों के 4 ही आकार दे रखे हैं कि किस टाइप के होते हैं, आई, जे, वी और एल। ठीक है, इन चारों में से एक आकार का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिलेगा। तो याद रखना, जिस बंदे को गुणसूत्रों के आकार का पता है, आकारों को रट लिया, तो मान के चलो लगभग आपके गुणसूत्रों में से एक आकार का क्वेश्चन तो गलत भी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन दे देगा आकार का, आप आराम से सही कर दोगे। मोस्ट बनता है ये क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, आई आकार का गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि आई आकार का गुणसूत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि चारों में से आई आकार का गुणसूत्र होगा। मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई आकार का गुणसूत्र होगा मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। याद रखना, आई आकार का गुणसूत्र टीलोसेंट्रिक होगा। ठीक है, टीलोसेंट्रिक एक ऐसा गुणसूत्र होगा जिसका आकार आई आकार का होगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए वी आकार का गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन पूछ ले बच्चों आपको कि वी आकार का गुणसूत्र होगा, कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, यह गुणसूत्र है दो समान भागों में बटा होगा। दो समान भागों में बटा होने वाला गुणसूत्र को मेटासेंट्रिक बोला जाता है। यह कौन से आकार का होगा, यह होगा वी आकार का। ठीक है, टीलोसेंट्रिक मैंने बता दिया कि यह आई आकार का होगा। ठीक है, आपको पूछ ले कि ऐसा गुणसूत्र जिसका आकार एल प्रकार का होगा, तो याद रखना सब मेटासेंट्रिक का प्रकार एल आकार का होगा। ठीक है, कौन सा प्रकार होगा, एल प्रकार का होगा। यह कैसा बटा होगा, असमान विभक्त। यह कैसा होगा, असमान बटा हुआ। ठीक है, वी आकार का मेटासेंट्रिक दो बराबर भागों में बटेगा। एल आकार का सब मेटासेंट्रिक जिसका एक भाग बड़ा और एक भाग छोटा। ठीक है, आई आकार का टीलोसेंट्रिक। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन होगा ऐसा गुणसूत्र जो जे आकार का होगा, वो कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक। दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, याद रख लेना। आई आकार का गुणसूत्र टीलोसेंट्रिक, वी आकार का गुणसूत्र मेटासेंट्रिक, एल आकार का सब मेटासेंट्रिक जो बराबर विभक्त नहीं होता है, और जे आकार का गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक। ये याद रखना, यह आई आकार का ना होकर ये जे आकार का होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में से आया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है जीवाणुओं में
अनुपस्थित होगा। सबसे पहली चीज, जीवाणु यूकेरियोटी होता है या प्रोकैरियोटी? याद रखना, जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जीवाणु प्रोकैरियोटी होता है। ठीक है, बात आती है जीवाणु कहाँ पर होते हैं, बता देता हूं। जीवाणु हमेशा जहां जीवन संभव होंगे वहां पर पाए जाते हैं। लगभग जीवाणु अपनी पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई तक जीवाणु पाए जाते हैं। याद रखना, 10 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं जीवाणु। ठीक है, जीवाणु की एक विशेषता और बताता हूं। जीवाणुओं में केंद्रक होता है वो सुविकसित नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। 4 ऑप्शन देगा, डीएनए में, आरएनए में, हिस्टोन। इन तीनों में से जीवाणुओं में क्या अनुपस्थित होगा? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, इन तीनों में से जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाएगा? क्वेश्चन सुन लेना कि जीवाणुओं में अनुपस्थित होगा। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन जीवाणुओं में स्थित होगी। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आई मेरी बात कि जीवाणुओं में हमेशा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है और किसके साथ पाई जाती है, वो इसी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। लेकिन एक बार फिर बता देता हूं, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी। क्या होगी हिस्टोन प्रोटीन? क्षारीय। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होगी? क्षारीय। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होगी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं डीएनए की। ठीक है, डीएनए क्या करता है? सबसे पहली चीज, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है वायरसों को छोड़कर। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? क्वेश्चन आएगा डीएनए में कौन सी प्रोटीन होगी? तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाई जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और, डीएनए और हिस्टोन ये दोनों प्रोटीन मिलेगी तब जाकर गुणसूत्रों का 92% भाग बनाएंगे। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर गुणसूत्र बनाएंगे या गुणसूत्रों का लगभग 92% भाग बना देंगे। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलेगी और दोनों मिलकर क्या बनाएगी? गुणसूत्रों का 92% भाग बनाएगी। एक छोटी सी बात और बताता हूं कि डीएनए होता है, ठीक है, अपने में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए में कुंडली संरचना क्रोमेटिन भी होती है। इसके अलावा जब विभाजन होगा तो वो खुल जाते हैं, वो क्या बन जाती है? गुणसूत्र बन जाती है। रुमाल है, फोल्ड हो रखी है, क्रोमेटिन है, रुमाल को खोल दो, क्या बन जाएगी? गुणसूत्र। डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? याद रखना, डीऑक्सी राइबोज। 6 कार्बन युक्त डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में 3 क्वेश्चन बनेंगे। डीएनए कौन सी प्रोटीन होती है? डीएनए में हिस्टोन। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा में 6 कार्बन होंगे। ठीक है, डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन। और हिस्टोन कैसी प्रोटीन है? क्षारीय। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आरएनए की। आरएनए क्या है बच्चों? वायरस में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ। वायरस में
उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ, आरएनए में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए। वायरस में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? याद रखना, जो आरएनए होगा वो वायरस में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ होगा। जो आरएनए होता है उसकी एक विशेषता होती है, उसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। याद रखना, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन वाली राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, जीवाणु प्रोकैरियोटी होता है। ठीक है, याद रखना, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलेगा तो गुणसूत्रों का 92% भाग मिलेगा। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है जो 6 कार्बन युक्त होती है। आरएनए 5 कार्बन युक्त राइबोस शर्करा पाई जाती है। आनुवांशिक पदार्थ वायरस में होगा और आरएनए होता है वो अम्ल न्यूक्लिक एसिड का प्रकार होते। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, और अब अपन पढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। आनुवांशिक रूप से सक्रिय भाग होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आनुवांशिक रूप से सक्रिय भाग होगा। क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन या सभी। तो याद रखना, यूक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय भाग होगा। ठीक है, वेरी गुड, सीधा आंसर हो गया कि यूक्रोमेटिन सक्रिय भाग होगा। ठीक है, यूक्रोमेटिन में से और क्या क्वेश्चन बनता है? याद रखना, यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजित होगा। हल्का अभिरंजित होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बढ़ता है कि यह हल्का अभिरंजित होगा तो संघनित भी कम होगा कम संघनित। थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की वजह से हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एडजस्ट कर लेना कि डीएनए का सबसे हल्का भाग यूक्रोमेटिन, सबसे कम संघनित यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन पहले होगा, रेप्लिकेशन पहले। याद रखना, रेप्लिकेशन सबसे पहले होगा। ठीक है, बात करें अपन हेटेरोक्रोमेटिन की, बता देता हूं, हेटेरोक्रोमेटिन अधिक संघनित, अधिक संघनित। दूसरा ये क्या होगा? ज्यादा अभिरंजित या अधिक, इसके अलावा एक गहरा। ठीक है, ज्यादा या गहरा अभिरंजित। ठीक है, गहरा अभिरंजित स्टैंड होता है ये। इस वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी कहानी बता देता हूं। ये क्या होता है? निष्क्रिय होता है। याद रखना, ये निष्क्रिय होगा। और निष्क्रिय के अलावा एक बात और, रेप्लिकेशन बाद में होगा। ठीक है, यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजित होगा, हल्का संघनित होगा, और इसके अलावा रेप्लिकेशन बाद में होगी। यूक्रोमेटिन डीएनए का आनुवांशिक रूप से सबसे सक्रिय भाग होगा। हेटेरोक्रोमेटिन ज्यादा संघनित तो ज्यादा अभिरंजित तो निष्क्रिय होगी। और इसकी एक विशेषता यह होती है कि इसमें रेप्लिकेशन
बाद में होगा या देर से होगा। यूक्रोमेटिन में सक्रिय होगी, रेप्लिकेशन बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायरस जनित रोग होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, टीबी, टाइफाइड, पोलिया या हेजा। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा आपको। वायरस जनित रोग होगा, क्वेश्चन पूछेगा वायरस जनित रोग होगा। टीबी, टाइफाइड, पोलिया या हेजा। याद रखना, वायरस जनित रोग कौन सा होगा? पोलिया। ठीक है, पोलिया एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के द्वारा होगी। ठीक है, टीबी कौन से जीवाणु के द्वारा होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होगी। ठीक है, टीबी जीवाणुओं के द्वारा होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भैया कि टाइफाइड किसके द्वारा होगी? तो याद रखना, टाइफाइड भी जीवाणुओं के द्वारा होगी। जीवाणु देखिए, एक बार फिर बता रहा हूं, टाइफाइड का जीवाणु हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। याद रखना, टाइफाइड साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, टाइफ्यूरियम के द्वारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भैया टाइफाइड के द्वारा कौन सा परीक्षण होगा जिससे पता चले कि आपको टाइफाइड है? विडाल टेस्ट। याद रखना, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल परीक्षण। टाइफाइड से एक क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा होगा? टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होगा। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। वेरी गुड। थर्ड, टाइफाइड होता है ना, उसका परीक्षण को किससे किया जाता है? विडाल टेस्ट बोलते हैं उसको। और ये किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना, ये टाइफाइड के द्वारा रोगी की छोटी आंत प्रभावित होगी। ठीक है, छोटी आंत का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, बात करें हेजा, तो हेजा किसके द्वारा होगा? जीवाणुओं के द्वारा मानव में हेजा नामक बीमारी होगी। ठीक है, बता देता हूं, जीवाणु कौन सा होगा? विब्रिया कोलेरी। कौन सा जीवाणु होगा? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा हेजा होता है। वायरस द्वारा पोलिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा टीबी होगी। और टाइफाइड के द्वारा जीवाणु में बीमारी, जो जीवाणु होते हैं वो टाइफाइड करते हैं। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। और विडाल टेस्ट इसका मुख्य परीक्षण होगा। ठीक है, और इसके अलावा हेजा होता है विब्रिया कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु भोजी बने होंगे या बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणु भोजी बने होते हैं। आपके ऑप्शन आएंगे न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड पे आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, या सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सभी। ठीक है, तो याद रखना जीवाणु भोजी जो जीवाणु विषाणुओं का भक्षण करते हैं उन्हें जीवाणु का भक्षण कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। विषाणु का भक्षण, विषाणुओं का भक्षण करने वाले जीवाणुओं को जीवाणु भोजी कहा जाता है। इनका जो सिर होता है ना वो कैसा होता है, षटकोणीय। याद रखना इनका सिर षटकोणीय होगा। और जो जीवाणु भोजी होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। जबकि डीएनए और आरएनए किसके द्वारा बने होंगे, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बने होंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटेड 11। अब पढ़ेंगे आगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्मा की वर्दी में सहायक। 4 ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, स्टेरोल या सभी। तो याद रखना माइकोप्लाज्मा की वर्दी के लिए क्या जरूरी होता है, स्टेरोल माइकोप्लाज्मा की वर्दी में सहायक होगा। यदि माइकोप्लाज्मा ग्रोथ करता है तो उसमें स्टेरोल का बहुत बड़ा योगदान होगा। स्टेरोल के बिना कभी भी माइकोप्लाज्मा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पादप जगत में से मध्य पटली कोशिका में से मध्य पटलिका बनी है। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका बनेगी या बनी होती है। 4 ऑप्शन बता रहा हूं, वसा, कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, थर्ड प्रोटीन या सभी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य पटलिका बनी होगी। आपका क्वेश्चन आएगा मध्य पटलिका बनी होगी वसा, कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, प्रोटीन या सभी। याद रखना मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। जब फल पक जाता है तो ये नरम हो जाती है और फल हमें स्वाद में
मीठे लगते हैं। ठीक है, अब आएगा अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सेल वॉल में सर्वाधिक उपस्थित पदार्थ, ठीक है, चार होंगे। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा सभी। तो याद रखना, कोशिका भित्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। यह शर्करा कोशिका भित्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। याद रखना, कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पादप कोशिका भित्ति में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। लास्ट क्वेश्चन होगा अपना 15। अब आएगा अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या है? जंगल की ज्वाला या डाक या टेसु या पलाश का वंशीय नाम होगा। क्वेश्चन पूछेगा, जंगल की ज्वाला, डाक, टेसु या पलाशा का वंशीय नाम क्या होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जंगल की ज्वाला, डाक या फिर पलाश या टेसु का वंशीय नाम होगा ब्यूटिया, केसिया, थेसीपेसिया या सभी। तो याद रखना, जंगल की ज्वाला, डाक, टेसु या पलाश, इन चारों का वंशीय नाम केसिया होगा। ठीक है, याद रखना, इन चारों का वंशीय नाम केसिया होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, जंगल की ज्वाला, डाक, टेसु या पलाशा, इन चारों की वंशीय नाम बताइए। याद रखना, सॉरी गलत हो गया, कैसे नहीं होगा, इसका आंसर होगा ब्यूटिया। थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, ब्यूटिया। याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटिया। ठीक है, प्लासिया, टेसु या ज्वाला या डाक, इन चारों का वंशीय नाम होता है ब्यूटिया। ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, यह आपका आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से हर चीज समझ में आई होगी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, हमेशा मेरी क्लास है उसमें कंसेप्ट समझिए। मैं हमेशा कंसेप्ट का फेवर करता हूं, आप ऐसे पढ़ते जाइए। याद रखना मेरी बात, यदि आप मेरे साथ के साथ एक्सरसाइज करते जाओगे, जेट में आपको जो कॉलेज चाहिए ना वो आपसे दूर नहीं है। बीएचयू मान लीजिए या एसकेएन मान लीजिए, महाराणा प्रताप, कोई सी भी यूनिवर्सिटी आपसे दूर नहीं है। यदि इस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप मेरे साथ साथ तैयारी करोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे दूर नहीं है। 15 क्वेश्चन नहीं है, आपने 15 क्वेश्चन में से जो मटेरियल बनाया ना वो भी यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे और मन लगा के पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ऐसी होनी चाहिए कि मजा आने से पढ़ने में, तब तो है पढ़ने का मतलब। अन्यथा आप नहीं पढ़ो तो ही बेस्ट है। पढ़ाई तभी करना जब आप अपना बेस्ट दे सको। बेस्ट देना है तो बढ़िया पढ़ना पड़ेगा।
एजुकेशन का मार्गदर्शन ही होता है कंसेप्ट समझना। ठीक है, उम्मीद करूंगा सब बढ़िया पढ़े होंगे। अब पढ़ेंगे अपन अगले, अब मिलेंगे अपन अगले क्यूज में, अपनी मुलाकात होगी, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नया तरीका लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इनका रिवाइज कीजिए, इनको बढ़िया तरीके से पढ़िए। तब तक के लिए बाय।